ख़वातीन और हज़रात, लाउड स्पीकर में मैं कोशिश करता हूँ कि मुतनव्वा किस्म के मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस लाई जाएँ ताकि आप बोर ना हों, और इससे बढ़ के ताकि मेरी बचत होती रहे। यकीनन मेरा हाफ़िज़ और मुहाफ़िज़ तो मेरा खुदा है, मगर मुझ पर एहतियात लाज़िम है। एहतियात का दामन पकड़ते हुए मैं थोड़ा-सा एक आपको ज़िक्र करूँ कि अभी कुछ अरसा पहले की बात है कि लाहौर के उफ़क़ पे, और सिर्फ़ लाहौर के उफ़क़ पे, कितनी ही पतंगें, परियां, गुडियां, गुड्डे, तावे, डेढ़ तावे, दो तावे लहरा रहे थे। उनकी डोरें जो कि धाती नहीं थी और केमिकल लगी हुई नहीं थी, हाँ कुछ थी मगर ज्यादातर नहीं थी, वो उड़ा रही थी हवा की दोश पे मुख्तलिफ पतंगों को। और कितनी वाह वाह हो रही थी कि पंजाब की हुकूमत ने एक बाकायमी त्यौहार को फिर से रिवाइव कर दिया, लोगों को खुशी का मौका दिया, कारोबार चल पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर फिर इन सब डोरों का, सब पतंगों का, सब चरखियों का, सब पिन्नों का पेचा एक और उड़ती हुई चीज के साथ लड़ गया, पेचा पड़ गया। और जब पेचा एक बहुत तेज उड़ती हुई मजबूत चीज के साथ पड़ जाए तो फिर पतंगें बेचारी कट कट के जमीन पे आ रही, और वो सारी नेकनामी जो हुकूमत पंजाब के हाथ में आई थी, सिर्फ एक चीज ने काट के रख दी। सारी बसंत, हर गुड्डी लुट गई, फट गई और लोगों के पैरों में आके रौंदी गई। आप कहेंगे वो कौन सी ऐसी सुपर पतंग है जिसने सारी बसंत पे उड़ने वाली गुड्डियों को काट के रख दिया? तो ख़वातीन हज़रात, उस उड़ती हुई चीज का नाम है गल्फ स्ट्रीम 500 कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जेट, जो मुबैना तौर पे हुकूमत पंजाब ने अपने लिए हासिल किया है। और जाहिर है कि अगर हुकूमत पंजाब ने अपने लिए हासिल किया है तो पंजाब की टॉप एग्जीक्यूटिव के की ज़ेर इस्तेमाल ये जेट आएगा। मेरे ख्याल में ये खबर इस तरह आम हुई है, इस तरह फैली है कि इस एक खबर ने वो तमाम अचीवमेंट, वो तमाम गुडविल, वो तमाम शोहरत जो बसंत के कामयाब इनेकाद से हासिल हुई थी, उसको मलिया मेट कर दिया है। मैं यहाँ पे एक खातून का जिक्र खसूसी तौर पे करना चाहता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए नरम गोशा है, मुझे वो बहुत अच्छी भी लगती हैं, मुझसे उम्र में छोटी हैं, इसलिए मैं उनके साथ एक थोड़ा-सा शफ़क़त का रवैया रखता हूँ। वो हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहतरमा अज़मा बुख़ारी हैं। एक वक़्त था कि जब मैं ख़ास चैनल पे काम करता था तो अक्सर मेरे प्रोग्राम में आती थी और मेरे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर यकीनन उनके बही-ख़ाहों ने, उनके खुशामदियों ने और उनके डिसइन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाले अमले और हमारे दीगर सहाफ़ी साथियों ने उन तक मेरी काट-काट के वीडियोज़ पहुँचाई, जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ एक शिकायत कुनंदा बन गई साइबर क्राइम विंग ऑफ एफआईए में। और फिर जाहिर है कि उस मुकदमे की वजह से वो सिटिंग सूबाई वजीर थी, मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे दिल में लेकिन कतन गिला नहीं है। जब मैं जेल से वापस आया था तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल दैट आई वेंट टू सी वाज मोहतरमा अज़मा बुखारी। बड़े प्यार से मिली, शायद उसमें हल्की सी कहीं निदामत भी थी, मगर निदामत का इजहार बहुत बड़ा दिल और ज़र्फ मांगता है। बहर तौर, मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ अज़मा बुखारी को कि बीबी, आप एक सिटिंग टारगेट हैं ऑफ मेनी पीपल हु आर टोटली अगेंस्ट यू एंड हु वांट टू डिस्प्लेस यू एंड टेक योर सीट। मेरी बात याद रखिएगा, ये मशवरा और ये बात आपको आपका कोई खैर खाही बताएगा, वो तमाम खुशामदियों का टोला, साजिशियों का टोला कभी नहीं बताएगा जिनमें आप घिरी रहती हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक प्रेग्नेंट औरत अपनी चंद माह की बच्ची के साथ एक गटर में गिर के मर गई। इन 3 जानों के ज़ाया होने पे आपको जो इत्तलात दी गईं, बल्कि जो इत्तलात फ़ीड की गईं, आपने उसकी वजह से जाने-अनजाने में कहा कि ये वाक़या कभी हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। उसके बाद कितनी एम्बैरेसमेंट हुई, एक झूठी खबर को वज़ीर इत्तलात ने पूरे प्रेस के सामने कहा, ये खबर चलाई गई और फिर पता चला कि 2 लाशें मिल गई हैं। एक उस प्रेग्नेंट माँ की जिसके पेट में चंद माह का हमल था, और एक उस बच्ची की जिसे गोद में लिए हुए गटर में गिर के मर गई थी। हाउ वेरी कैलस, क्रूअल एंड क्रिमिनल ऑफ द पीपल हु फेड यू ऑल दिस। आपने पता नहीं अपने बताने वालों को तंबीह की, उनकी सरजनिश की, उनको सजा दी या नहीं दी। अभी ये शोर थमा ही था, और शोर कैसे थमता है, एक बहुत आलीशान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसे निकाल दें, उसे निकाल दें, इसे लटका दें, उसे फना कर दें। कोई फना नहीं हुआ। जिन्होंने मरना था वो तो लुकमा अजल बन गए।
और उसके बाद 3 जानों की कीमत यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख रुपया लगाई गई, और पता नहीं ये 1 करोड़ 10 लाख भी पसमानदगान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाएंगे तो आप लोग भी याद रखिए कि आप में से अब हर एक की कीमत जो है वो बहुत भी लगी तो 35 लाख रुपए लगेगी। पता चल गया आपको अपनी कद्र कीमत का पाकिस्तानियों। बाहर तौर इस एक वाक़ये के बाद मेरा ख़्याल था कि अज़्मा बुख़ारी बहुत केयरफुल हो जाएँगी कि वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती हैं, कितना नाप के, कितना तोल के, कितना इन्फॉर्म होके किसी भी सवाल का जवाब देती हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बीबी अज़्मा बुख़ारी, यू आर अगेन एंड वंस अगेन इन द सूप। इन द सूप का मतलब ये है कि मुश्किल में है, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे इस जेट तैयारे के बारे में पूछा गया, तो जो जवाब आपने दिया और अटक अटक के दिया, उसका लुब्बे लुबाब ये था कि ये जेट हमने दरअसल एयर पंजाब, एक ऐसी हवाई कंपनी के लिए लिया है जो सूबा पंजाब चलाएगी। बीबी जी, मेरे ख्याल में आपके किसी जवाब की इतनी मीम्स नहीं बनी, इतनी भद नहीं उड़ाई गई, इतना मजाक नहीं बनाया गया जितना कि इसका है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर उमर आदिल तुम मुझ पर तनकीद कर रहे हो, मैं आओ अभी देती हूँ एक और शिकायत तुम्हारे खिलाफ, और एनसीसीआईए वाले तुम्हें बुलाएंगे एक इन्वेस्टिगेशन के बहाने, और फिर तुम्हें वहीं से पकड़ के तुम देंगे अपनी हिरासत में। बीबी जी, 10 दफा कर लीजिए। अगर आप ये समझती हैं कि डॉक्टर उमर आदिल आपको जो मशवरे देता है उसकी पादाश में, बजाय ये कि आप अपनी समत दुरुस्त कर लें, आप उसको बार 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 सजाएं दें। आपकी इस वक्त गुड्डी चढ़ी हुई है, मगर देख लीजिए एक जवाब से कितनी ही गुड्डियां कट के गिर जाती हैं। ये बसंत सदा बहार नहीं, एक वक्ती रुत है, इस रुत ने बदल जाना है। मेरी बात याद रखिएगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको कहना क्या चाहिए था। मैं नाचीज सही, मैं आपकी हुकूमत का हिस्सा ना सही, मगर मैंने भी ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। आपको जवाब ये देना चाहिए था कि हाँ, आपने जो सवाल किया है उसके बारे में मुझे अभी मुकम्मल तफसीली मालूमात और इत्तलात नहीं है। आप लोग कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैं इस सवाल का जवाब तब दूँगी जब मुत्तल्लिका हुक्काम से और सीएम हाउस से इसके बारे में मुझे वाज़ेह मालूमात मिलेंगी, और जो ही मिलेंगी मैं आपसे वादा करती हूँ ये तमाम तफसील आपके सामने रखूँगी। सच बताइए, क्या ये बहुत बेहतर जवाब नहीं था? अरे, मारूज़ात, बहाने और झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, और ऐसा पकड़ा जाता है कि उसके बाद सहाफ़ियों की एक फ़ौज ने, वो सहाफ़ी जो कि टाउट सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी कि जो आपके लिफ़ाफ़ा बरदार हैं, वो सहाफ़ी के जो आपकी वफ़ा का दम भरते हैं, और वो भी जो नहीं भरते, सब सफ़ आरा होके आपके इस जवाब के मुकाबले पे आ गए। लोगों ने कहा, कहाँ लिया जाता है इतना महंगा जहाज जिसकी कीमत तकरीबन 10 से 13 अरब रुपए है। एक मकरूज कौम के एक सूबे को ये सस्ता है। फिर ये कहा गया कि आपने एयरलाइन चलानी है, तो क्या आपने एयरलाइन कमर्शियल जेट को छोड़ के कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जेट्स के साथ चलानी है, जिसमें बैक वक्त सिर्फ 17 लोग बैठ सकते हैं, और उनका टिकट क्या होगा? और ये बताइए, ये फ्लाइट अब चलाएंगे किस रूट पे? लाहौर से कसूर या लाहौर से गुजरांवाला, या बहुत हुआ तो लाहौर से भक्कर। ख़वातीनो हज़रात, मुझे भी एविएशन के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ मैं एविएशन और सिविल एविएशन के बारे में अपनी मालूमात की शेखियाँ बघारना चाहूँ तो मैं 2 वीलॉग कर सकता हूँ। मुख्तसरन बात सिर्फ ये है कि सोचिए, ये आप सब लोगों के लिए एक सोचने की बात है। मोहतरमा अज़्मा बुखारी साहिबा, आपके लिए भी, और सीएम पंजाब साहिबा, आपके लिए भी। जिस तरह आपकी इस खरीदारी ने तनकीद के तमाम डैम खोल दिए हैं, कल कलां को यही और इसी तरह की चीज़ें आपके गले पड़ जाएंगी, और हो ना हो आपकी डाउनफॉल की वजह भी ऐसी ही तमाम चीज़ें बन जाएं। ज़रा सोच लीजिए, इतने सहाफ़ी बोल रहे हैं जो कि कभी नहीं बोलते, तो इजाज़त कहीं से तो आई है, तफसीलात कहीं से तो बाहर आई हैं। ये तक बता दिया गया है कि इस जहाज के बाथरूम के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर क्या क्या चीजें लगी हैं, सीट के ऊपर अपहोल्स्ट्री किस चीज की है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, इसके पुर्जों का कैलेंडर कॉस्ट क्या है, रनिंग कॉस्ट क्या है, फला फला फला। एक सफेद हाथी आपने पाल लिया है, इस सफेद हाथी को पालने पे जो अखराजात होंगे उसकी भी तमाम तफसीलात आ गई हैं।
कहीं से तो सब कुछ बताया जा रहा है, काइंडली थोड़ी सी केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा समुझ जाइए और ये सोचिए कि हर चीज़ जो है वो बुरी तरह तनकीद की ज़द में है, और तनकीद भी वो जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आपके हर फैसले को देख कर की जाती है। एक बात आपको आखिर में बता दूं, मैं समझता हूं कि शायद सीएम पंजाब साहिबा इसमें मुकम्मल तौर पे कसूरवार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने यकीनन ये कहा होगा कि मुझे बेहतर पंजाब की हुक्मरानी के लिए, गवर्नेंस के लिए एक जेट चाहिए, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, फिर भी जेट की जरूरत नहीं होती। जेट, और ये वाला जेट गल्फ स्ट्रीम 500 ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट्स के लिए है। यानी कि अगर आपने पेरिस से उड़ना हो और नॉन स्टॉप विदाउट रिफ्यूलिंग न्यूयॉर्क जाके उतरना हो, तो फिर तो इस जहाज का जवाज बनता है। मगर अगर आपने लाहौर से राजनपुर भी जाना है, तो ये कतअन बिला जरूरत है, आपको एक जेट की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसके लिए एक टर्बो प्रोपेल की जरूरत है, जो कि बहुत सस्ता लिया जा सकता है, और आपके पास पहले भी एक जहाज मौजूद है। मैं इस तनकीद में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपनी वजीर आला को ये बताऊं कि आपको जिन्होंने सजेस्ट किया है कि आप ये पुराना गल्फ स्ट्रीम 500 खरीदें, उन्होंने अपने लालच की वजह से आपको मिसगाइड किया है, आपको गलत इन्फॉर्म करके अपने खांचे खाने के लिए, अपनी कमीशन खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए तनकीद के एक तूफान के सामने ला खड़ा किया है। अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपकी जानिब से या आपके दफ्तर की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैं फिर दरखास्त करूंगा, नाप तोल के, सोच समझ के इसके बारे में जवाब दीजिए, और एक दफा उनसे जवाब तलबी जरूर चाहें जिन्होंने आपको इस जेट को खरीदने का मशवरा दिया था। बहुत सी बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें इसके बारे में कही जा रही हैं कि जो काबिल एतराज हैं। ये मत भूलिए कि जो कंपनी ये जहाज बनाती है वो इसराइली कंपनी है, एक यहूदी कंपनी है, और जब आप ये जहाज खरीदते हैं तो यकीन कीजिए कि सारा फायदा इसराइली एविएशन सनत को होता है। बहुत सारी बातें आप लोग कह सकते हैं, मगर अब शायद हालात थोड़े बदल गए हैं। वो जो हमारे रिवायती दुश्मन थे, हनूदो यहूद, उसमें हनूद तो रह गए हैं। यहूद के बारे में मुझे थोड़ा सा शक है कि अब वो कहीं हमारे दोस्त तो नहीं बन गए, और शायद उसी दोस्ती की वजह से हमने एक सबूत दिया है उनकी एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। बाहर तौर जो भी बात है, मैं ये समझता हूं कि इस एक वाक़े ने पूरे मुल्क को एक और तरफ लगा दिया है। ये मुल्क पहले ट्रक की बत्ती के पीछे लगा होता था, तरक्की कर गया है, अब ये जेट की टेल लाइट के पीछे लगा हुआ है। खैर, चंद दिन की बात है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े-बड़े सानहे भुला दिए जाते हैं, हमारी याददाश्त भी कम है, और हमारा मीडिया लाइफ जो है किसी भी न्यूज़ आइटम का, वो भी बड़ी मुख्तसर है। ख़वातीन हज़रात, एक और बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, और वो आपके बच्चों के मुतल्लिक, अपनी सेहत और इस मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम के मुस्तकबिल के बारे में करना चाहता हूँ। साल 2025 की एक शायाशुदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी डॉक्टर्स, ट्रेन्ड डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जितनी बड़ी तादाद एक साल यानी कि 2025 में ये मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क नौकरियां करने, जिंदगियां गुजारने और वहां के अवाम की खिदमत करने के लिए गई हैं, उसकी हमें कोई मिसाल अपनी 78 साल कौमी तारीख में नहीं मिलती। एक अंदाजे के मुताबिक मुबैना तौर पे तकरीबन 4000 क्वालिफाइड डॉक्टर ये मुल्क छोड़ के, यहाँ के अवाम की खिदमत छोड़ के, यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को छोड़ के, खैरबाद कह के, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क चले गए हैं। इसमें अमरीका, बरतानिया, यूरोप और फिर खलीज वस्ता के बहुत से ममालिक शामिल हैं। 4000 डॉक्टर का चला जाना शायद आपके लिए कोई माने ना रखता हो। शायद आप समझें कि कोई बात नहीं, हम बहुत सारे डॉक्टर बना रहे हैं, अगर ये चले गए तो क्या हुआ, सीटें खाली हो जाएंगी, उन पे और डॉक्टर आ जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि आप किस किस्म के डॉक्टर बना रहे हैं। इस वक्त हेल्थ केयर में एक सबसे कामयाब इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक ऐसी सनत है कि जिसमें कुछ भी ना करें तो करोड़ों रुपए पर मंथ की आमदनी है। हाँ, आपको एक बिल्डिंग बनानी है जो आप किसी भी दूर उफ्तादा जगह पे बना सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे बना सकते हैं जो अब से कुछ दिन पहले एक ज़रई खेत था, उसको बदल के उस पे एक बिल्डिंग बना लीजिए।
اس کے بعد بہت سے ریٹائرڈ پروفیسر پھر رہے ہیں بیسک سائنسز کے، اور ویسے بھی آپ ان کو اپنے سٹاف پہ رکھ لیجئے، اور تقریباً 150-200 لوگوں کو داخلے کے لیے بتا دیجئے کہ آپ نے آنا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج کے اندر ہر سال جو بچہ داخل ہوتا ہے، اس پہ جو پیسہ لگتا ہے فیس اور دیگر مدوں میں، وہ مبینہ طور پہ، اور یقین کیجئے بڑے طریقے اور بڑے کھانچے ہیں اس میں، وہ تقریباً 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ روپیہ سالانہ ہے۔ تو اگر 5 سال کی اسٹڈی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 5 سے 7 ، 7.5 کروڑ روپیہ اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ لگایا اور اس کو ڈاکٹر بنایا۔ 7.5 کروڑ روپیہ میرے خیال میں بہت سے پاکستانی افورڈ کر سکتے ہیں، ہم جو مرضی اپنی معیشت کے بارے میں کہیں۔ اور یہ وہ پیسہ ہے، وہ کہیں گے کہ سرکاری میڈیکل کالجز کے اندر پرسنٹیج ٹو گیٹ ایڈمیٹڈ اتنی ہائی ہے کہ ہمارے پاس اب اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہمارے پاس دوسری چوائس ہے والدین کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے چین بھیج دیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس بھیج دیں، آپ ان کو ساؤتھ امریکہ بھیج دیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر شاید وہ زیادہ مہنگا ہے، اور دوسری بات ہے خطرناک بھی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہو کہ اگر قازقستان کی صورتحال آپ کے سامنے رکھوں تو کس طرح پاکستانی انڈر گریجویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو وہاں سے مارا گیا، نکالا گیا، اور پھر وہ کبھی واپس نہ جا سکے اپنی ڈگری لینے کے لیے۔ بہرطور خواتین و حضرات، شاید ہی اب لاہور کا کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پہ پرائیویٹ میڈیکل کالج موجود نہیں ہے، اور مجھے یہ چیز بے انتہا تکلیف دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جس سال میڈیکل کالج میں داخل ہوا وہ تقریباً 1982 تھا۔ 1982 میں میں نے ایف ایس سی میں بہت نمبر حاصل کیے تھے، میں نے کراچی سے کیا تھا انٹرمیڈیٹ، اور مجھے یاد ہے کہ میری پہلی پوزیشن تھی اس زمانے میں، میں اپنا داخلہ دینے کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ جانے مجھے داخلہ یہاں ملے یا نہ ملے۔ اس سے پہلے میں اپنے گاؤں ایک رات رکا تھا، کیونکہ میں اسلام آباد سے لاہور آیا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے ہی کزنز نے اس قدر طنز کے تیر مجھ پہ برسائے، کہیں ارے ڈاکٹری کا کیا ہے، آج کل تو ڈاکٹر پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ کلینک کرتے ہیں، ارے ٹکے ٹکے سے ڈاکٹر مل رہے ہیں، بہت ڈاکٹر ہو گئے۔ میں اس زمانے میں بھی سمجھتا تھا کہ لوگ یہ سب باتیں اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، اور آج بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اور حسد کا جواب یا طنز کا جواب طنز نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے۔ بہرطور میں اگلے دن صبح صبح کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج آیا، وہاں داخلوں کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کی جا رہی تھیں۔ اسٹوڈنٹ کلرک صاحب تھے جن کا نام تھا حمید صاحب، میرے خیال میں ابھی بھی حیات ہیں، اور بڑے بھلے آدمی تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ جی میں یہ داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو میرے مارکس اس وقت اتنے زیادہ تھے، پاس پرسنٹیج جو اس وقت کئی میں داخل ہونے کی تھی وہ تھی 73%، میرے اللہ کے کرم سے تقریباً 83% تھے، اور اگر اس میں 2% ہم کوئی چیز ہوتی تھی نیشنل کیڈٹ کارپس NCCI کے نمبر ڈالتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ 85% ہو گئے۔ خیر، میں نے داخلہ لے لیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کی۔ خواتین و حضرات، بات صرف اتنی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر 73% پہ آخری لڑکا یا لڑکی کنگ ایڈورڈ والے ڈاکٹر بننے کے قابل سمجھتے ہیں، اسے داخلہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو پنجاب کے دیگر میڈیکل کالجز ہیں، جن میں اس زمانے میں 2 تو لاہور میں تھے، علامہ اقبال اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج، پھر نشتر تھا، اور اس طرح اور تھے، تو شاید اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ وہ لوگ جائیں گے جنہیں کنگ ایڈورڈ والے ڈاکٹر بننے کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے، مگر آج جب میں خود ایک میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اب میرے خیال میں صرف وہ بات رہ گئی ہے کہ آپ کے اگر 40% نمبر بھی آئیں گے اور آپ ایک خطیر رقم ڈونیشن میں دیں گے پرائیویٹ میڈیکل کالج کی انتظامیہ کو، تو آپ کا بچہ یقیناً یہاں کسی نہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخل ہو کے آپ کی بہت ہارڈ ارنڈ انکم میں سے 7.5 سے 8-9 کروڑ لگا کے ڈاکٹر بن جائے گا، اور اس کے بعد انتظار کرے گا کہ کس طرح میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ چھوڑ کے اس لیے چلا جاؤں کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کے بعد آپ دیتے کیا ہیں، ملتا کیا ہے اسے؟ نوکری نہیں ملتی واقعی، جو مرضی آپ کر لیجئے، اور ایسی بری سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں بچپن سے ایک بات پڑھتا تھا کہ فلاں وزیر نے، مشیر نے، ممبر آف پروونشل اسمبلی نے چھاپا مارا، ہسپتال کے اندر چھاپا مارا تو مریض ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور ڈاکٹر
नर्सों के साथ रंग रलियां मना रहे थे। मैं कसमिया आपको बताऊं, 40 साल हो गए मुझे डॉक्टर बनते हुए, आज तक ना मुझे वो डॉक्टर नजर आए हैं ना वो नर्सें नजर आई हैं जो आपस में रंग रलियां मना रहे हों। होते होंगे, मैं ये नहीं कहता, मगर मैं महरूम तो अपनी शोमई किस्मत का आपके सामने रोना रो रहा हूं कि रंग रलियां मनाने के लिए ये तमाम असबाब तय्युश हमें बहम नहीं हुए। बहर तौर ख़वातीन हज़रात, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी सिर्फ ये है कि जब मैं दाखिल हुआ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में और मैंने पहले 2 साल पिंडी मेडिकल कॉलेज में गुजारे, वो मुझे बेइंतहा पसंद था कॉलेज और मेरा बेहतरीन वक्त पहले 2 साल का वहाँ पे गुजरा। 2 साल वहाँ गुजारने के बाद जो फर्स्ट प्रोफेशनल होता है वो मैंने पिंडी मेडिकल कॉलेज से दिया, होती सब पंजाब यूनिवर्सिटी थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे उस वक्त भी बहुत अच्छे नंबर आए और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में मेरी डिस्टिंक्शन आई। अगले 3 साल मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गुजारे और यहीं से मैंने ग्रेजुएट किया और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। शायद मुझे अपने वालिदैन की इज्जत रखनी थी, शायद मुझे पिंडी मेडिकल कॉलेज की इज्जत रखनी थी, शायद मुझे अपने बहुत सारे नाकदीन का जवाब देना था और शायद अल्लाह का मुझ पे ख़ास करम था। बल्कि सबसे बड़ी वजह है कि जब मैंने फाइनल प्रोफेशनल दिया और एमबीबीएस का इम्तिहान पास किया तो मैंने सिर्फ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में टॉप नहीं किया, मैंने पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी और पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी उस जमाने में पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस थे उन सब में टॉप किया। ये बात मैं बड़ी आजिज़ी से और बेइंतहा शुक्रगुजारी से कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि जब सिलेक्शन अच्छी होती है तो नतीजा भी अच्छा आता है। ख़वातीन हज़रात, इस फारगुल तहसीली के बाद मुझे तकरीबन 18 गोल्ड मेडल्स मिले। 18 गोल्ड मेडल्स को मैंने उस ज़माने में जब मेरी शादी हुई किसी के लिए एक हार में जड़वा दिया। खैर, बाद में वो हार तो मुझे नहीं मिला लेकिन मेडल्स वापस आ गए। मगर एक बात आपको बताऊं, जब मेडल्स मेरे पास वापस आए तो मैंने सोचा मेरे परवरदिगार ने मुझे तब ये मेडल्स का हकदार बनाया था, उसने मुझे इस काबिल किया था कि मैं ये मेडल्स अपने आप के लिए जीत सकूं, अपने सीने पे उनको सजा सकूं। फिर मैंने उनको सोने के एक हार में जड़वा भी दिया। कोई बात नहीं, सोने का हार तो कहीं और चला गया, तौफीक और मेरा परवरदिगार तो दोनों मौजूद हैं। मैंने दोबारा अभी कुछ साल पहले दोबारा इन सब मेडल्स को उतने ही भारी, उतने ही बड़े एक ऐसे हार में जड़वाया जिसके अंदर सोना भी था और हीरे भी थे। आप कहेंगे क्यों डॉक्टर साहब इतना असराफ? हाँ, सिर्फ इसलिए आई वांटेड टू बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। मैं उन तमाम सानेहात और हादसात से आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इन मेडल्स को एक पुड़िया में लेकर जिंदा नहीं रहना चाहता था, बल्कि चाहता था कि इनका एक पूरा हार या चेन बना के अपने सीने पे सजा के अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों और सबसे बढ़ के अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करूं। अभी कुछ साल पहले की बात है कि मुझे बताया गया कि डॉक्टर उमर आदिल, पिछले 40 साल में यू आर द मोस्ट डेकोरेटेड बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। यानी कि बेस्ट ग्रेजुएट तो हर साल एक होता है, लेकिन आप वो वाहिद मेडिकल ग्रेजुएट हैं या बेस्ट ग्रेजुएट हैं जिनको सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स मिले। आइए ये तस्वीर देखें और मैं आपको ये हार भी दिखा रहा हूँ जो मैंने दोबारा बनवाया। अल्लाह की तौफीक रहे और उसकी ज़ात तो हमेशा रहेगी और उसकी दी हुई तौफीक भी हमेशा रहेगी, तो आप 10 बार लुटें, आप फिर भी खड़े हो सकते हैं उसी की हुई करम नवाई की वजह से। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके सामने आदाद शुमार के तौर पे पेश करनी है। आप में से वो तमाम वालिदैन जो अपने बच्चों को एमबीबीएस करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं और उनको यहाँ पे एक लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है, इसको एनएलई या एनआरई कहते हैं, और जो पीएमडीसी कंडक्ट करती है यानी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, तो उसके नताइज क्या हैं मुलाहजा कीजिए। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि 2025 में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद किए जाने वाले एनआरई नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के नताइज ने और स्टेप 1 के नताइज ने सबको हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया। बारबाडोस, क्यूबा, किब्रिस, डोमिनिकन रिपब्लिक, जॉर्जिया, फिलीपींस, सेंट लूसिया और सूडान से एमबीबीएस करने वाले एक भी पाकिस्तानी ग्रेजुएट इम्तिहान पास ना कर सका।
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو PMDC رجسٹریشن نہیں ملے گی اور وہ ڈاکٹری کو یہاں پہ بالکل پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق یہ محض انفرادی ناکامی نہیں بلکہ ان ممالک میں میڈیکل کی تعلیم کے معیار کے بارے میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کے لیے طلبہ اور ان کے والدین دونوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ مزید اپنے بچوں کو وہاں بھیج کے ایک سب سٹینڈرڈ میڈیکل ایجوکیشن سسٹم کا شکار مت ہونے دیجیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 7,076 امیدوار اس امتحان میں شامل ہوئے، مگر صرف 1473 کامیاب ہو سکے۔ آپ سوچیں کہ تقریباً 7,000 میں سے 1400، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا پرسنٹیج نکلے گی۔ اور یہ جو شرح بنتی ہے یہ محض 20% بنتی ہے۔ 80% باہر سے پڑھ کے آنے والے MBBS کرنے والے بچے یہاں پہ رجسٹریشن ایگزام ہی پاس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان ممالک میں جہاں پہ ہزاروں پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں، وہاں کے نتائج سب سے زیادہ مایوس کن رہے۔ کرگستان سے 4,000 امیدوار امتحان میں بیٹھے مگر صرف 900 پاس ہو سکے۔ چین سے حاصل کرنے والی MBBS ڈگری کے جو لوگ تھے وہ تقریباً 2,200 تھے، ان میں سے صرف 300 کامیاب ہوئے، جو بڑی تعداد والے ممالک میں سب سے کم شرح ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو چین کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر بھیجتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی اگر جائیں چین تو آپ حیران ہوں گے، خاص طور پہ اسلام آباد سے آپ کرمچی جائیں تو پورا جہاز چھوٹی عمروں کے پاکستانی بچوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اور میں جب بھی وہاں گیا میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم MBBS کرتے ہیں، MBBS کرنے جا رہے ہیں۔ میں کہ چائنیز سیکھی؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک آدھ سوال کرتا ہوں ان کو، بیسک سے سوال کا کچھ نہیں آتا ان کو۔ اور جو تعلیم ہے اس کے بارے میں کہتا ہوں بیٹا جب آپ وہاں سے ڈگری حاصل کر لیں گے تو کیا آپ وہیں چائنا میں کام کریں گے؟ تو آگے سے جواب ہوتا ہے نہیں، ہمیں اگلی فلائٹ پہ واپس آنا پڑے گا۔ یہ تو معیار ہے وہاں پہ تعلیم دینے کے بعد کہ آپ وہاں پہ اپنے کسی بلی کا علاج بھی ان ڈاکٹروں سے نہ کروائیں جن سے لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کے آپ ان کو ایک MBBS کی یوں ہی علامتی ڈگری دے کے واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں یہاں پہ۔ اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں سے قازقستان اور ازبکستان، تاجکستان اور روس سے آنے والے امیدواروں کے نتائج بھی خاطر خواہ قطعاً نہیں رہے، جبکہ افغانستان اور یوکرین سے امتحان دینے والوں کی کامیابی کی شرح بھی نہ ہونے کے برابر رہی۔ اب خواتین و حضرات، جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کا بتانے کا مقصد صرف ایک ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی اور وینیو تلاش کیجئے ایجوکیشن کا۔ ضروری نہیں کہ ہر بچہ آپ کا ڈاکٹر بنے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، حکومت کہیں بیٹھ کے میڈیکل ایجوکیشن پالیسی بنائے۔ یہ جو آپ نے درجنوں نہیں سینکڑوں پرائیویٹ میڈیکل کالج بنا دیے ہیں، ان کے معیار کا بھی خیال کیجئے۔ ان کے بارے میں بھی سوچئے کہ یہ کاروبار ہے جو کہ بہت لیوکریٹو ہے، اسی لیے تو یہ اتنا کامیاب ہے۔ میں کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج کے خلاف نہیں، مگر ان کے اغراض و مقاصد سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک آپ کو آخری بات بتا دوں، ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک میڈیکل کالج ہے، وہاں کا ایک بچہ پتہ چلا کہ بیسٹ گریجویٹ ہے، اس کے گلے میں بہت سارے میڈلز ڈالے ہوئے تقریباً 20-22 کے قریب ایک تصویر آئی، اور وہ تمام میڈلز بالکل ٹین کے بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ دراصل اپنی اسکالسٹک ایپٹیچیوڈ دکھانے کے لیے میڈیکل کالج اتنے فلوٹ کر دیتے ہیں میڈلز آف ڈسٹنکشن کہ اب کوئی قدر نہیں رہ گئی۔ اور پھر پتہ چلا کہ یہ سارے 22 میڈلز لینے والا کسی جگہ بھی نوکری نہ حاصل کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈلز محض ٹھیپے تھے، ایجوکیشن کسی قابل نہیں تھی۔ کائنڈلی ریویو کریں کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کو باہر ایکسپورٹ کر کے اور پھر باہر سے پڑھا کے یہاں امپورٹ کر کے کس قسم کا میڈیکل سسٹم اپنے فیوچر میں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے ہر کچھ دنوں کے بعد چیک اپ ہر چیز کا انگلینڈ میں ہوتا ہے، جنیوا میں ہوتا ہے، مگر آپ اور میں شاید کسی حکومتی جیٹ پہ بیٹھ کے اتنی دور تک نہ جا سکیں، اور وہ بھی ہر چند ماہ بعد۔ تو ہمارا بھی سوچئے، ہمارے بڑھاپے میں جن بیماریوں نے ہمیں گھیرنا ہے اور ان بیماریوں کا علاج جن ڈاکٹروں نے کرنا ہے، ان کی استعداد کیا ہے،
ان کی لیاقت کیا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ خدا حافظ۔